नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आखिरकार दोस्तों ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नाटो के दो ताकतवर देश ग्रीस और तुर्की के बीच जंग छिड़ सकती है। एक बड़ी बात सामने आई है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि तुर्की और ग्रीस नाटो के दो सबसे पुराने सदस्य हैं और शुरुआत में ही यानी कि 1952 में ही ये दोनों देश एक साथ नाटो में शामिल हुए थे। लेकिन नाटो में शामिल होने से पहले ही इन दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब चल रहे थे, लेकिन कोशिश की गई कि इन रिश्तों को सुधारा जाए। लेकिन आज की तारीख में दोनों देशों के संबंध बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं। एजियन सागर पर अधिकार को लेकर दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने खड़े हैं और यही वजह है कि नाटो समूह के अंदर अब पहला युद्ध हो सकता है। हालांकि दोस्तों दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश तुर्की और ग्रीस इन दोनों को ही रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र मानते हैं, क्योंकि इन दोनों के पास ही नाटो समूह की सबसे बड़ी सैन्य ताकत मौजूद है। ग्रीस का लगातार तुर्की के साथ विवाद होने के बाद भी ग्रीस रक्षा के क्षेत्र में अपना खर्च जीडीपी का 2% से अधिक रखता है। ग्रीस नाटो के उन गिने चुने देशों में भी आता है जो अपना रक्षा बजट जीडीपी का 2% से ज्यादा रखते हैं। इसीलिए 2022 में भी दोस्तों ग्रीस का रक्षा बजट जीडीपी के हिस्से से नाटो समूह में सबसे ज्यादा था। दोस्तों पिछले कुछ सालों से ग्रीस लगातार अपनी सैन्य ताकत, जिसमें कि वो अपनी वायुसेना और नौसेना को सबसे ज्यादा ताकतवर बना रहा है। दोस्तों 2020 की न्यूज में भी मैंने आपको बताया था कि उस दौरान ग्रीस ने फ्रांस से 24 राफेल फाइटर जेट और 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदे हैं, जो कि तुर्की के विमान से कई ज्यादा सक्षम है और तकनीकी रूप से बेहतर माने जाते हैं। यही नहीं, इसके अलावा ग्रीस के पास अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स भी हैं और इन F-16 फाइटर जेट के जखीरे में से 84 यानी कि 84 को नई तकनीक वाइपर कॉन्फ़िगरेशन के साथ अपडेट किया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं ग्रीस की, तो ग्रीस ने तुर्की का मुकाबला करने के लिए, खास करके तुर्की के ये जो बैराकटर ड्रोन है उसका मुकाबला करने के लिए अपने पूर्वी एजियन द्वीप पर इजराइल के आयरन डोम को भी तैनात किया है। ग्रीस ने 7 MS-60R एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स भी खरीदने की योजना बनाई है। और यही नहीं दोस्तों, ग्रीस के पास सभी नाटो देशों की अपेक्षा टैंक फोर्स भी सबसे ज्यादा है। हालांकि ये टैंक पुराने मॉडल के हैं। लेकिन अब बात करते हैं तुर्की की। दोस्तों तुर्की ताकत में कम नहीं है और तुर्की लगातार अपने आप को ड्रोन तकनीक में माहिर बना रहा है। तुर्की के पास अमेरिका के बाद नाटो समूह में दूसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। दोस्तों तुर्की की वायुसेना की तुलना ग्रीस की वायुसेना से भी की जाती है। दोस्तों यहाँ पर तुर्की की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है वो भी आप जान लीजिए, और इसका फायदा ग्रीस को मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से तुर्की को बाहर कर दिया था अमेरिका ने, जिसका कारण था कि इन्होंने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा। इसके अलावा इनके जो F-16 फाइटर जेट्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए भी अमेरिका ने मना कर दिया। और यही नहीं दोस्तों, तुर्की के पायलटों ने 2016 में तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, जिसमें शामिल तुर्की पायलटों को निकाला गया। इस वजह से तुर्की की वायुसेना ग्रीस की तुलना में कमजोर खड़ी है। लेकिन अब उनका जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार, जो अभी तक काफी सफल रहा है, कई सारे युद्धों में भाग ले चुका है, TB2 बैराकटर ड्रोन, आज तुर्की की उन्नत ड्रोन इंडस्ट्री की वजह से उसके द्वारा निर्मित विमान नाटो देशों में सबसे बेहतर माने जा रहे हैं। तुर्की के पास अन्य नाटो देशों की तुलना में सबसे बड़ी नौसेना और भारी संख्या में लड़ाकू जहाज भी मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों तुर्की अब आने वाले समय में अपनी नौसेना के जखीरे में 4 से 7 पुराने एंटी एयरक्राफ्ट की जगह पर नए को शामिल करने की योजना भी तैयार कर रहा है। वहीं अगर बात करते हैं ग्रीस की पनडुब्बियों की, तो ग्रीस की टाइप 214 पनडुब्बियों का मुकाबला करने के लिए तुर्की ने भी जर्मनी के साथ डिफेंस डील की है, जिसके तहत तुर्की भी 6 टाइप 214 पनडुब्बी डिलीवरी का इंतजार कर रहा है। ग्रीस के पास 4 टाइप 214 पनडुब्बी मौजूद है। हालांकि दोस्तों तुर्की का रक्षा बजट भले ही ग्रीस से कम हो, लेकिन तुर्की की अर्थव्यवस्था ग्रीस के अनुपात में थोड़ी बड़ी है। यही वजह है कि तुर्की अब 2024 में अपना रक्षा बजट बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों की लड़ाई अब होने जा रही है, इससे पहले भी ये आपस में कई बार भिड़ चुके हैं। 1974 में भी साइप्रस युद्ध के दौरान और 1996 में हुए ईमिया संकट के दौरान दोनों देशों के बीच संबंध चरम पर था। यही नहीं, 2020 में तो भूमध्य सागर में तनातनी के दौरान ग्रीस और तुर्की के युद्धपोत टकरा गए थे। हालांकि विवाद क्या है ये भी थोड़ा सा जानने का विषय बनता है। दोनों देशों के बीच विवाद का एकमात्र कारण है साइप्रस का विभाजन, लेकिन सबसे ज्यादा विवाद है इनका एजियन और पूर्वी भूमध्य सागर के द्वीपों पर अधिकार को लेकर, जहां तुर्की दावा कर रहा है कि इस द्वीप पर उसका अधिकार है, जबकि ग्रीस का दावा है कि भाई ये क्षेत्र हमारा है। दोस्तों ग्रीस UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के समुद्री कानून का हवाला देते हुए साफ तौर पर तुर्की को कह चुका है कि
सैकड़ों एशियन द्वीप में जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है उस पर ग्रीस का ही अधिकार है, जबकि तुर्की का कहना है कि ग्रीस का दावा बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठ है। इसके अलावा अक्सर ये दोनों ही देश अपने अपने क्षेत्र में हवाई उल्लंघन का आरोप लगाते रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, एजियन में तो मुठभेड़ भी हो चुकी है, जिसमें दोनों देश अपने कई फाइटर जेट्स और पायलटों को खो चुके हैं। तुर्की का मानना है कि यदि ग्रीस यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी द्वारा अधिकृत अपने मौजूदा 6 से 12 नॉटिकल मील से ज्यादा जलीय क्षेत्र का विस्तार करेगा तो उसे युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। वहीं एर्दोगन ने भी दोस्तों पिछले साल कहा था कि एजियन द्वीपों पर ग्रीस कब्जा कर रहा है, जिसके जवाब में ग्रीस ने भी कहा था कि ग्रीस किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं करने वाला, लेकिन तुर्की ने हमला किया तो ग्रीस भी विनाशकारी हमला करेगा। अब ऐसे में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि नाटो अगर चाहे तो इस विवाद को खत्म कर सकता है, लेकिन यूरोपीय यूनियन और अमेरिका एजियन द्वीप के एक मुद्दे पर ग्रीस का समर्थन करते आए हैं। यही वजह है कि तुर्की को लगता है कि उसके साथ पक्षपात किया जा रहा है, इसीलिए इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी ये तो बरकरार रहेगी और युद्ध का रूप भी ले सकती है। यही नहीं दोस्तों, एर्दोगन की एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि जब कैट्सा के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही जा रही थी अमेरिका के द्वारा और उसके बाद अमेरिका ने प्रतिबंध भारत पर नहीं लगाया, तब भी उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका भी पक्षपात कर रहा है। तो चीज़ें यहाँ पर साफ हो जाती है कि ये जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ पर आपको अपना रुतबा बनाए रखना होता है और इस स्तर का बनाए रखना होता है कि कोई आप पर चाहते हुए प्रतिबंध ना लगा सके। और अमेरिका ने भारत पर कैट्सा के तहत कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और भारत को S-400 भी मिलने लगे हैं। तो यही वजह है कि तुर्की की हालत और ज़्यादा खराब होने वाली है। ये हमारे कश्मीर मुद्दे पर बड़ा पाकिस्तान का साथ देता है, तो इसीलिए टिट फॉर टैट। वहीं भारत और ग्रीस की वायुसेनाएं आपस में कई वायुसेना अभ्यास करती हैं, इसके अलावा नौसेना भी अभ्यास करती है। साथ ही साथ भारत ने भी तुर्की को उसी के क्षेत्र में जाकर घेरना शुरू कर दिया है और भारत के संबंध साइप्रस के साथ भी अच्छे हो रहे हैं, जो कि तुर्की का सबसे घोर दुश्मन है। और दूसरी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों दोनों देशों के पायलट्स यानी कि ग्रीस और भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं वो आपस में जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे भारत को एक बड़ा फायदा मिलता है। एक तो F-16 के बारे में भारत को कई जानकारी मिल जाती है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है, और दूसरा दोस्तों जो TB2 ड्रोन है तुर्की का जिसे उसने पाकिस्तान को भी दिया है, उसका डेटा भी दोस्तों ग्रीस के पास है, वो चीज़ें भारत को भी मिल रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए भी अब आसान नहीं है कि भारत के साथ वो तुर्की के बने ड्रोनों का इस्तेमाल करे। फिलहाल आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।